जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर इमरान इकबाल। डॉक्टर इमरान साहब जो हैं ये इस वक्त चीबा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी जापान में पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर इमरान की जो पीएचडी है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से है और वहाँ पढ़ाते भी रहे हैं फॉर सम टाइम। और इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च फेलो भी काम करते रहे हैं। डॉक्टर इमरान जो है वो चार्ल्स वेलेस फेलो है रहे हैं एट एसेक्स इंग्लैंड में। और इसके अलावा द न्यूज़ और डेली टाइम्स जैसे और अखबारों में भी कॉलम लिखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि जापान में बैठे हुए हैं, वैसे तो आपने पूरी दुनिया घूमी है और आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो सवाल है मेरा वो बेसिकली पहले तो मैं चाइना के बारे में पूछना चाहता हूँ। और ये जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, आज ही मैं एक स्टोरी देख रहा था, एशिया टाइम्स में आई थी और उसमें ये कहा गया कि जो चाइना जो है वो पाकिस्तान उसको कह रहा है कि हमारे जो कर्जे हैं वो उनको फॉरगिव कर दे। तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो यहाँ पे कहा जाता है और ये है भी हकीकत है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें हैं वो चाइना ही पूरी कर सकता था। तो अरबों डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई, लेकिन अब बात यह है, ये अमेरिकी भी कहते हैं कि कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, रिटर्न कैसे करेंगे, वापस कैसे करेंगे। जब आप इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप क्या समझते हैं ये जो चाइनीज मॉडल है ये इसी तरह का है कि कर्जे दें, ममालिक को अपने नीचे लगाएं और उनसे अपने काम करवाएं, या एक ये हेजमनी का पैटर्न है? हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन, डॉक्टर साहब? अच्छा, ये इसकी डेफिनेटली दो डायमेंशन है। एक तो इसकी प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन है, हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा जो इकोनॉमिक्स के मैट्रिक्स हैं उससे थोड़ा सा हट के बात की जाए। अच्छा, अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये आर्टिकल पिछले कल से ये आर्टिकल बड़ा सर्कुलेट हो रहा है और बहुत सारे दोस्त इस पे खुश भी हैं और बहुत सारे दोस्त इस पे परेशान भी हैं। जाहिर बात है, कुछ लोग सिंपैथी रखते हैं पाकिस्तान के साथ, कुछ थोड़े से क्रिटिकल भी हैं। अच्छा, अब ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो डेट को एज ए पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करना, और डेफिनेटली पिछले 3-4 साल से अमेरिका इस बात पे बड़ा एम्फसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान शुड नॉट गेट इनटू दिस डेट ट्रैप, जो कि बाद में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब देखें, इशू ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस बात के ऊपर भी डाउट करना कि चाइना इसको एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज करेगा, दैट माइट नॉट बी वेरी फेयर assumption। अच्छा, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें डेफिनेटली उनके पास इतना पैसा है कि उन्होंने उसको हर हाल में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो वेस्ट यूरोप हो, चाहे वो ईस्ट यूरोप हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो। सो दे आर इन्वेस्टिंग एवरीवेयर। फिर दूसरा, उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते एज फॉर नाउ। फ्यूचर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके साथ इतने पॉलिटिकल स्ट्रिंग जैसे आईएमएफ के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ या अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ, आपके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो उनके साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग अटैच होते हैं। लेकिन अब ये जो आर्टिकल आया है, इससे ये इंप्रेशन जा रहा है कि जैसे चाइना अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है इनटू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो कि अभी तक उसने की नहीं है। हाँ, अंदर खाते चाइना कौन कौन सी बातें मनवाता है या मनवाता रहा है पाकिस्तान से, ये पब्लिक नहीं की जाती। क्या पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जैसे कि आज के आर्टिकल में एक बड़ा डैमनिंग किस्म का वो टाइटल है, पाकिस्तान इज बेगिंग फॉर राइट ऑफ, या वो डेट सर्विसिंग कर दे चाइना।
ये बड़ा डैमनिंग है बेसिकली। और ये कौन से अखबार में आया है, कौन से न्यूज आउटलेट की ये सुर्खी बनी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हांगकांग की न्यूज पर डेफिनेटली चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो ये बगैर प्लानिंग के तो नहीं हुआ होगा। इसके ऊपर अच्छी खासी थिंकिंग की गई होगी कि आया कि इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे एक मैसेज दिया गया है। अब क्या मैसेज दिया गया है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने की जरूरत है इस मैसेज के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही रूट कॉज है। अच्छा, वो सोल सर्चिंग क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बड़ा लेट्स से वेरी साउथ एशियन रूटेड ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। हमारे कहीं ना कहीं इन द बैकड्रॉप ऑफ अवर माइंड हमारे ये एक्सपेक्टेशन हमेशा से रही है कि जो दोस्त हैं उनका जो कर्जा है वो कर्जा हंसना है। हम ये बड़ा थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन ये एक जनरल हकीकत है। हमारे माशरे में जब दोस्त से पैसे लेते हैं तो ज्यादातर उसको वापस नहीं किए जाते। जब किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया जाता है तो फिर उसको टालते रहते हैं हम लोग, या ये समझते हैं कि ये हमारा हक था। अच्छा, यही मिस्टेक हमने सऊदी अरब के साथ की है और उन्होंने उसको एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज किया है। हम ये समझते थे कि वो शायद हमारे बड़े ब्रदरली, और हम जो हैं वो सिटीडल ऑफ इस्लाम हैं और वो क्रेडल ऑफ इस्लाम है, तो हमारा तो बड़ा हिस्टोरिकल है। लेकिन व्हेन वो क्या कहते हैं, पुश केम टू द शूव, दे टोल्ड अस लाइक यू हैव टू पे इट बैक, और हमें वो वापस करना पड़ा कर्जा, और वो कर्जा भी हमें कर्जा लेके वापस करना पड़ा। फिर हमने उस कर्जा वो जो कर्जा लिया था चाइना से, फिर हमने उसको उसके ड्रम बीट करने शुरू कर दिए। सी द चाइना हैज कम टू रेस्क्यू हिज फ्रेंड who is higher than mountain and deeper than sea and sweeter than honey. अच्छा, अब higher than mountain friendship तो मुझे लग रहा है अब एक higher mountain of debt में बदल रही है, और हम उसको उसी नजर से देख रहे हैं कि ये एक higher mountain of friendship है। इट्स नो लॉन्गर ए हायर माउंटेन ऑफ फ्रेंडशिप, और हमें अपना बेसिक फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में दोस्त नहीं होते, पार्टनर्स होते हैं, और चाइना हमारा बिजनेस पार्टनर है। और इसके साथ हमें एक पूरा नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान में। अब मैं उस नैरेटिव के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ी होली काउज हैं, तो दे डोंट लाइक इट, तो यू नो ऑलरेडी। अच्छा, अब इसके पीछे फ्रेम ऑफ माइंड क्या है कि बेसिकली ये थी एक प्योर इकोनॉमिक डील, एक प्योर इकोनॉमिक इंटरेक्शन और रिलेशनशिप, और इसमें चाइना की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी शामिल थी, उनके बैंक्स शामिल थे, उनकी गवर्नमेंट भी शामिल थी, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, हम लोगों ने इसको शायद बहुत वेल थॉट प्लान के साथ, या फिर एक सबकॉन्शियस जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, हमने इसको एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दे दी। अच्छा, सीपैक को जब स्ट्रेटेजिक डायमेंशन मिली तो सीपैक बन गया सैक्रोसेंट, लाइक ए टॉपिक or an issue which is very vital to the very security or national security of Pakistan. Hence, nobody can talk, nobody can criticize it, nobody can object. अच्छा, इसने एक सेंसरशिप क्रिएट कर दी सीपैक के अराउंड। वो जो सेंसरशिप क्रिएट हुई उससे ये नुकसान हुआ, एक तो उसकी डीलिंग व्हीलिंग जो है वो पब्लिक आई से हट गई। अब हमें सीपैक के बारे में ना तो पूरी डिटेल दी गई और ना ही आज तक दी जाती है, और अगर दे भी दी जाए डिटेल तो उसके ऊपर आप क्रिटिकल व्यूज नहीं दे पाते, इसलिए कि उसको ये कहते हैं कि इट इज एज vital to Pakistan as its own national security. So, there are few institutions, and in that institution, CPEC is also another, let's say, topic which is which has this religious value that you cannot talk against it.
अगर आप इसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो somehow or other you are working for the foreign agents or as a foreign agents, you know, आप शायद जिस तरह कोई आप जापान में बैठ के बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो असल में वेल उसके पीछे भी वो जो स्केप्टिसिज्म है उसकी भी हमारी अपनी ही एक हिस्ट्री है, क्योंकि उसके ऊपर इतने इतने सख्त अल्फाज कहे गए हैं कि हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। कुछ लोग करते भी हैं काम फॉरेन एजेंसीज के लिए, फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए, और हमारे मुल्क में तो आम पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। और नेमिंग एंड शेमिंग हमारे तो कोई इशू नहीं है हमारे जैसे मुल्कों में, खैर नॉट ओनली इन पाकिस्तान। Anyway, so it's very easy to blame somebody. It's very easy to defame somebody कि आप जी फॉरेन एजेंट है। हमारे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो एंड यू नो इट वेरी वेल। हम लोग समझते हैं जो क्रिटिक्स हैं, हालांकि हमारे अपने ही कल्चर में माँ बाप की जो डांट है, सख्ती है, वो बड़ी क्रिटिकल होती है, लेकिन हमें मालूम है कि वो कितनी जरूरी है बच्चे को सुधारने के लिए, टेम करने के लिए। हम वाइल्ड कल्चर का हिस्सा नहीं है, हम एक सोशल एक सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें एक उसकी लॉन्ग टर्म फैमिली वैल्यूज है। एनीवे, ये एक अलग से टॉपिक है, उस पर हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। लेट्स गेट बैक टू, अच्छा अब ये एक तो मैंने जो आपको बताया कि हमारा एक खास फ्रेम ऑफ माइंड है जिसके तहत हम लोग अप्रोच करते हैं फ्रेंड्स को। जी, फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर। हालांकि ऑनेस्टली देखें, इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान चाइना फ्रेंड्स बन जाएं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इंडिया चाइना फ्रेंड्स बन जाएं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि चाइना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को बैलेंस और काउंटर बैलेंस और ब्रैकेट और यू नो डिहाइफनेट करने के चक्रों में रहते हैं। तो ये तो एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है, आप उसको समझ लें तो बेहतर है। अगर नहीं समझते तो डेफिनेटली आप वो डीपर देन सी में ये ना हो कि आप खुद ही डूबना शुरू हो जाएं, और हायर देन माउंटेन जो है वो ये ना हो कि आपके लिए डेड का माउंटेन बन जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसमें आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। ये भी जो ट्रेंड है, टेंडेंसी है कि क्राई द फाउल, कि आप रोते रहे कि जी उसने किया उसने किया उसने किया, दैट्स नॉट अ वेरी गुड टेंडेंसी। बेसिकली सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ता है आपको किसी ना किसी स्टेज पे। अब आ जाते हैं वापस चाइना और ये जो आर्टिकल है और वजूहात क्या है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा पढ़ा, और ऑब्वियसली मेरा कल्चर भी है, मेरा मुल्क भी है, मेरी फैमिली भी वहां पे है, तो हम सब कंसर्न है कि ये क्या संभलेगा कि नहीं संभलेगा, इसको संभाल पाएंगे। अच्छा, सर्कुलर ये जो अब इशू चल रहा है, ये आपको उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट ना समझ आए। वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपको अगर इसका बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया तो आपको ये सारा इशू खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। और मैंने इसका आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क, अच्छा एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क भी आपको बता देता हूं। फिर आपको एक ये भी समझना पड़ेगा कि आपको अगर आटे में नमक के बराबर कुछ ईमानदार लोग नजर आते हैं तो आप उस आटे की बोरी को नमक की बोरी कभी नहीं कहेंगे, आप उसको आटे की बोरी ही कहेंगे। वो आटे की बोरी ही होगी, नमक उसमें मैटर नहीं करता। तो मैं वो जो एक्सेप्शंस हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हमारे जो अलीट का कल्चर है, अब अलीट में ये सारे आ जाते हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लेता, ब्यूरोक्रेसी हो गई, फ्यूडल हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अब बिल्डर्स भी आ गए। अच्छा, अब इनका मुशाहिद हुसैन ने वो कभी कभी सच बोल देता था, तो हम जब टीनेजर थे तो वो काफी एक्टिव था, तो उसने एक दफा बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल एक जुमला कहा था पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के बारे में कि लुटो ते फुटो। अच्छा, ये बड़ा मीनिंगफुल था। एक हमारी ये है स्ट्रेटेजी, या फिर हमारे लीडर जो खुद एलीट हैं जैसे शहबाज शरीफ, वो हबीब जालब की गजलें पढ़नी शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक शौक है हमारे लिए। अच्छा, फिर हमारे उसका बेटा हमजा, वो कहते हैं करप्शन होती रहती है। जरदारी साहब क्या क्या कहने, वो तो कहते हैं कि आप प्रूव कर लें, आप प्रूव कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली आप कैसे प्रूव कर सकते हैं जो जुडिशियल सिस्टम और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम हमारा। फिर मरियम नवाज पाकिस्तान में, लंदन में, तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। तो हम लोग बार बार इन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं एज इफ वी आर ब्लाइंड, एज इफ वी आर लिटरली ब्लाइंड। और खान साहब की देख लें आप
कि 2011 का लाहौर का जलसा, लोग ये समझ रहे थे कि रेवोल्यूशन बर्पा हो जाएगा और सारे रेट्रिक उनके जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे। बाद में खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स पे आ गए और आज उसी का शिकार हो गए हैं। और फिर खान साहब हंस के कहते हैं कि यू टर्न लेना बुरी बात नहीं है, हालांकि वो यू टर्न नहीं है, वो बेसिकली कलाबाजी है। तो उसको उनको ये समझना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू टर्न एंड कलाबाजी, एनीवे पॉलिटिकल कलाबाजी, द राइट फ्रेज। तो ये तो एक हमारा जो कल्चर है ये समझ लें आप कि आप इससे क्या तवक्को कर सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा that these are the people who are dealing, these are the people who are making deals, these are the people who are signing agreements with the foreign countries, with the private companies, local and foreigner and the forums. अच्छा, ये अब इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये समझ लें कि आप जिनसे भलाई की उम्मीद कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है उस वक्त तक जब तक के वो खुद को सेफ फील करते हैं या एक प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं। अदरवाइज दे वोंट स्टे इन पाकिस्तान फॉर मोर देन अ डे इफ दे फील इनसिक्योर और इफ दे फील दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉफिट टू मेक, बिकॉज दे क्रिएट क्राइसिस टू मेक प्रॉफिट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये इशू सर स्टार्ट होता है ये जो सर्कुलर डेट है आपका और ये जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल है, ये वन ऑफ द लेगेसीज है जनरल जिया रिजीम की। अब ये कैसे, ये समझना है हमें। वो इस तरह कि जनरल जिया ने हमारे लिए सिर्फ क्लाशनकोफ, ड्रग ट्रैफिकिंग, जिहादी यही लेगेसी नहीं छोड़ी, उसने हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की लेगेसी भी छोड़ी थी। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि 10 साल उसने जो अमेरिकन से बिलियंस ऑफ डॉलर और सऊदी से बिलियंस ऑफ डॉलर लिए इन द नेम ऑफ अफगान जिहाद, वो कहाँ गए, कहाँ इन्वेस्ट हुए। अयूब ने तो फिर भी 2-4 डैम बना दिए थे, कुछ इंडस्ट्री लगा दी थी। बाकी जिया के हवाले से तो हमें कोई पता भी नहीं है कि कहाँ पे ये सारे पैसे चले गए। क्योंकि जैसे ही जिया का इरा जो है वो व्हेन इट केम टू एन एब्रप्ट एंड द जिया रिजीम और जिया इरा, तो जो सिविलियन गवर्नमेंट है नवाज शरीफ एंड कंपनी और आईजीआई उस वक्त वो इस्लामिक जिहाद थी, इस्लामिक काइंड ऑफ 9 पार्टीज का जो इत्तेहाद था। अच्छा, अब नवाज शरीफ के दौर में भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू बड़ा सीरियस हो चुका था, लेकिन मियां साहब जो हैं एज यूजुअल वो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स में मसरूफ थे, या वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के चीफ के साथ टग ऑफ वॉर में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ वो जो चीफ थे हमारे जुडिशियल चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट इसहाक, तो ये उनके साथ मसरूफ रहे, और या फिर ये अपनी जो प्राइवेट अंपायर है बिजनेस उसको बिल्ड करते रहे। सो ही डिड नॉट फोकस ऑन द इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल, ही न्यू इट। एंड देन बेनजीर भुट्टो केम इन 1993। बेनजीर जब आई तो उस वक्त ये इशू इतना क्रिटिकल हो चुका था कि इसको इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर बेनजीर गवर्नमेंट टू इग्नोर इट द वे द नवाज शरीफ हैड डन इट बिफोर हर। अच्छा, अब बेनजीर ने आके एक कमेटी बना दी। उस कमेटी को उसने ये टास्क दिया कि आप एक पॉलिसी प्लान लेके आए इलेक्ट्रिसिटी को ओवरकम करने के लिए, इसकी शॉर्टफॉल को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये है रूट कॉज, ये है जड़, जो आपके आज के इश्यूज हैं ये थी उसकी जड़। अब इशू ये था बेनजीर के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर के बगैर वो अपने मुल्क में, इनके पास अपने पास तो अब इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जिया के सारे पैसे कहां गए वो हमें नहीं मालूम, जो अमेरिका से सऊदी से लिए थे, तो इसके पास खुद तो पैसे नहीं थे पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट के पास। तो इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। अच्छा, उसके लिए इन्होंने फिर ये पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी डिजाइन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीमा साहब, आप अगर इसको मुझे 2-3 मिनट और दें मुसलसल इसके ऊपर बोलने की, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। नहीं, आप बोले, मैं इसलिए साइलेंट हो गया। मैंने कहा आप एक सीक्वेंस आपने बिल्ड किया तो ये खत्म करेंगे तो फिर के बाद जी। हाँ, और अच्छा, ये फॉरेन ये जो पॉलिसी प्लान था, इसको जो उस वक्त की अखबारात हैं या जो एनालिस्ट हैं उस वक्त के, जो इस टॉपिक के ऊपर काम करते थे, उन्होंने इसको कहा था इट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रिपलिंग डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट। उसकी वजह से हमें हर साल $2 बिलियन हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता रहा है, हमें डेट वो सर्विसिंग में पे करना पड़ता रहा है। मतलब एवरी ईयर वी इंक्रीज $2 बिलियन सिंस
since that time. अच्छा, अब इसमें है क्या, ये बड़ी मजे की बात। ये जो एनर्जी प्लान था या जो एनर्जी पॉलिसी थी, ये मादर पिदर आजाद थी। और बाय द वे आज भी जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है वो मादर पिदर आजाद है। कैसे? इसमें नंबर 1 जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उसकी जो क्लॉज थी वो ये थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको इजाजत दी जाएगी कि वो इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करें, पावर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अच्छा, दैट वाज फाइन, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। If somebody comes to your country and invest in your country in order to help you generate electricity, which is causing havoc in your, in industrial growth, etc., तो why not let them come? और ये कैपिटलिज्म का एक असूल भी है। इशू ये नहीं है कि उनको इजाजत दी गई पाकिस्तान में आके प्लांट लगाने की, प्रोजेक्ट्स लगाने की। इशू था कि उनको, इन्होंने एक टर्म यूज होती है टेक और पे। टेक और पे, ये एक उन्होंने उसमें क्लॉज इंक्लूड की कि आप आए एंड टेक एंड पे। अच्छा, टेक एंड पे क्या है? और ये भी यही आज का इशू है, बेसिकली यही रूट कॉज है। टेक एंड पे, टेक मीन इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपको एक फिक्स प्राइस देंगे। अच्छा, और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, रिमेंबर दैट। दैट्स व्हाई वी हैव बीन फेसिंग दिस सर्कुलर डेट। अच्छा, इन्होंने एग्रीमेंट उनके साइन किया कि हम लॉन्ग टर्म आपको यहां पे ऑपरेट करने की इजाजत देंगे। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, और टेक एंड पे की बेसिस के ऊपर। अब टेक एंड पे की बेसिस क्या है? आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, लेट्स से 2 मेगावाट और एनी, हम आपसे हर महीने इतनी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे, बाई करेंगे। और अगर हम आपसे बाई नहीं करते फॉर वेरियस रीजन, फॉर एग्जांपल डिमांड ही नहीं है, तो आपने बाई क्यों? ठीक है, यहां आपको दूसरे प्रोजेक्ट सस्ती बिजली दे रहे हैं, आप कहते हैं मैंने आपसे नहीं लेनी, मैं तो दूसरे प्रोजेक्ट वाले से ले लेता हूं। ठीक है, लेकिन इनके साथ ये एग्रीमेंट किया गया कि आपसे हम मुसलसल बिजली खरीदेंगे फिक्स्ड रेट के ऊपर, और अगर हम आपसे बिजली ना खरीदें, नहीं भी खरीदते, फिर भी हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे, राइट? फिर भी आपको हम पेमेंट करते रहेंगे। ये इतना बड़ा जुल्म था। अब प्रॉब्लम ये थी कि आपने बिजली, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए पर यूनिट बिजली ले ली, एक मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, या 2 रुपए पर यूनिट बिजली ले ली, लेकिन अब आप इस प्राइस पे बिजली अपनी आवाम को नहीं दे सकते। इट्स नॉट अफोर्डेबल। उस वक्त तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं थी। तो फिर क्या किया इन्होंने कि जी सब्सिडीज हम देंगे। अब सब्सिडीज किसको दे रही है गवर्नमेंट? बेसिकली सब्सिडीज खुद को दे रही है। वो सब्सिडीज जो खुद को दे रही है अवाम के टैक्सेस से या अपने बजट से सालाना, वो क्या सब्सिडीज है? खुद को दे के फिर उनको पे करना पड़ रहा है, पावर प्लांट्स को, ये उनको पे कर रहे हैं। और अगर इनके पास पैसे नहीं है तो फिर ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं, यार अगले महीने ले लेना, मुझसे पैसे नहीं है। बिल्कुल आप सही। मेरे पास बिल लेके आए हैं, यार ये तुम्हारा बिल बन गया है 50,000 का, मैं कहता हूं यार अगले महीने ले लें, तेरी मेहरबानी, मेरे पास पैसे नहीं है। आप कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, आ जाता हूं अगले महीने। आप अगले महीने आ गए, आप 1 लाख का ले आए। अब मैं मजीद परेशानी में, फिर मैं कहता हूं अच्छा यार अब 1 माह तो नहीं मांगता, यार 15 दिन दे दो। अब 15 दिन के बाद आए तो आप 1.25 लाख ले आए। अच्छा, ये चल रहा है इशू उस वक्त का। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। फिर उन्होंने दूसरा जो जुल्म किया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनजीर गवर्नमेंट। बेसिकली बेनजीर वाज पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन दिस होल इशू और इन दिस होल पॉलिसी। अच्छा, फिर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई टेक्नोलॉजी पे, फ्यूल सोर्स पे और एफिशिएंसी पे। इन्होंने कहा जी आपने जो भी यूज करना है फ्यूल, फर्नेस ऑयल, कहां से लेना है, कितनी प्राइस का लेना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है, नंबर 1। अच्छा, एफिशिएंट इन्होंने टेक्नोलॉजी या वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाई, इन्होंने सस्ती सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी पकड़ी, मुख्तलिफ मुल्कों से वो लाके पाकिस्तान लगा दी। नंदीपुर का आपको वाकया याद होगा। अच्छा, इन्होंने वो लाके पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, वो सेकंड हैंड या जिसे हम कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड किस्म की इन्होंने टेक्नोलॉजी लाके, अब वो एफिशिएंसी नहीं थी उसमें, लेकिन ये पैसे, वो खुद तो उन्होंने सस्ती चीजें बनाना शुरू कर दी। जैसे हमारे सेकंड हैंड कार्स आती हैं, शोरूम वाले पैसे खूब बना लेते हैं,
लेकिन अगर आप जापान से मंगवाएं कार, वो पाकिस्तानी कोई ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की कार होती है जो ये ऑक्शन से लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाके वो 20-20 लाख की बेच देते हैं। अच्छा, इन्होंने यही काम किया, इन्होंने सारी पकड़ी और ला के कोई इसके ऊपर मतलब वो क्या कहते हैं हम लोग, क्वालिटी चेक का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, मादर पितर आजाद कर दिया, आप जो मर्जी ले आए, महंगा ऑयल लाना महंगा ले आए। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा पॉइंट, any increase in the cost of fuel was passed through items with the risk borne entirely by the buyer। इन्होंने कहा जी अगर ये तीसरी क्लॉज थी इसमें, इन्होंने कहा जी अगर कॉस्ट में इजाफा हो जाता है फ्यूल की, जैसे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी, तो इसकी जो ऊपर वाली कॉस्ट आएगी हमें, अगर हम 10 रुपए का फ्यूल ले रहे हैं, ये प्राइवेट अब बता रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर हम 10 रुपए का फ्यूल ले रहे हैं, उसकी प्राइस 15 रुपए हो जाती है, तो हम नहीं देंगे, वो प्राइस भी आप ही दोगे। लेकिन अगर कम होती है तो हम कम नहीं करेंगे, हमारी फिक्स रेट रहेगा आपके साथ। अच्छा, अब ये देखें कितना बड़ा जुल्म था। फिर उन्होंने कहा जी इसकी जो स्टेट है वो इसकी रिस्क गारंटर होगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, अब चीमा साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने पाकिस्तान में, और ये आईपीपीस जो राजा परवेज अशरफ के साथ इशू हुआ था, जो एक बहुत बड़ा स्कैम चला था और स्कैंडल हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी ने फिर उसको क्लीन चिट दे दी। हालांकि नैब ने उसके ऊपर मेरा ख्याल है अराउंड 20 बिलियन रुपीस का केस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स बट दैट्स अ रफ आइडिया इन माय माइंड, यू कैन करेक्ट मी लेटर इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, उन्होंने भी यही किया था, पैसे चले, मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास पावर है इकोनॉमिक पॉलिटिकल, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपसे कहता हूं यार यहां पे एक प्रोजेक्ट लगा लो, आप कहते हैं कि भाई मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना, मेरे पास पैसा है, उसने, मैं कहता हूं आप घबराओ नहीं, आपको एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको जगह भी मिल जाएगी, आपको सब्सिडीज भी मिल जाएंगी, आपको गारंटी भी मिल जाएगी। आप पागल होंगे, आप इनकार करें ना, आपने 1 रुपया, मैंने आपको 20 करोड़ उठा के बैंक से अपने दे दिया है, या मैंने फिर आपको जो चाइना से पैसा लिया हमने सी पैक के अंडर, मैंने उसमें से पैसा उठाया और आपको दिया 20 अरब रुपया, मैंने आपको कहा लगाओ, आपने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, ठीक है, एडवाइस कंक्लूड भी कीजिएगा। अच्छा, आ जाता। तो लिहाजा प्रॉब्लम ये है कि ये बंदर बांट है, अक्सर जैसे रऊफ क्लासरा कहा करते हैं, और मेरा ख्याल है ही इज द राइट पर्सन टू लुक इनटू दिस मैटर, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया हुआ इसके ऊपर। तो ये बंदर बांट है बेसिकली, और ये हमारा सर्कुलर डेट उस वक्त से ही चढ़ता जा रहा है, और यही इसके पीछे मेन रीजन है जो 1994 से शुरू होती है और ये अभी तक लिंगर कर रही है, बल्कि मजीद दूसरे मतलब दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन के ऊपर एग्रीमेंट किए गए, और जो अब सीपैक के तहत हम लोग कर रहे हैं उसका भी इशू यही है, भाई उनसे आपने एग्रीमेंट किया है, उनके प्राइवेट वहां पे इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप पैसे दें, अगर आप पैसे नहीं दे सकते और दूसरी फिर आपको एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है। प्रॉब्लम यह है चीमा साहब कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, इनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ना इनकी फिजिबिलिटी स्टडी होते हैं, ये करते हैं एडहॉक बेसिस के ऊपर काम, ये क्राइसिस में जाते हैं, उस क्राइसिस में ये अपने लिए, ये से मुराद गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को आप ये ना समझिए कि गवर्नमेंट बड़ी परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट है क्या, ब्यूरोक्रेसी, फ्यूडल लॉर्ड्स, पॉलिटिशियंस, राइट, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे यही गवर्नमेंट है, और ये क्यों परेशान होंगे, बिकॉज दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ क्राइसिस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जरा शॉर्टली बताइएगा कि ये जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, या एक इसका एंगल ये भी है, और दूसरा एंगल जो है वो क्या ये है कि ये डेट्स हैं, एक तो चलो एनर्जी शॉर्टेज, ये एनर्जी का जो मसला हो गया, सो दोनों चीजें हैं, ये काइंडली जरा क्विकली इसको कीजिएगा। नहीं, मतलब ये उसमें वो डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत सारे, देखें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू आप बेहतर जानते हैं मुझसे, जब इन्होंने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाना शुरू किया था, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई बोला भी था, मैं भूल गया हूँ, शायद रऊफ क्लासरा बोला था या कोई और, इन्होंने वो मोटरवे प्रोजेक्ट जो बनाया था उसमें डेवो वालों ने, कोरियंस ने इनको सारी टेक्नोलॉजी देनी थी, जो मशीनें लेके आए थे वो इनको देनी थी, और वो सारी छोड़ भी गए, दे भी गए, वो कहां गई सारी की सारी मशीनें, वो गायब हो गई, वो ये खरीद के ले गए,
बगैर खरीद के भी ले गए, जैसे वो तोशा खाना के गिफ्ट लेके जाते हैं, इसी तरह ये प्राइवेट, ये आपको जितनी मर्जी ट्रांसफर कर दें अपनी टेक्नोलॉजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू गेट इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट। वो तो अपनी कंपनीज के यूज करेंगे। स्टील मिल बंद हो गई ना, प्राइवेट आपकी मिल्स जो हैं स्टील बनाने वाली वो चल रही हैं, वो बड़ी फ्लरिश कर रही हैं, पीआईए बैठ गई, बाकी प्राइवेट एयरलाइंस अच्छा खासा चल रही हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको आपको टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करें भी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे व्हेन योर फोकस इज ऑन मेकिंग प्रॉफिट एंड एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर भी दें तो इस बाय दैट टाइम आपके ऊपर वो इतना कर्जा चढ़ा चुके होंगे कि आप उनकी टेक्नोलॉजी लेके करेंगे। बाय द वे वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे वो टेक्नोलॉजी बहुत सारा काम कर चुकी होगी पाकिस्तान में उस वक्त तक, जब तक आप उसको हायर करेंगे या ऑन करेंगे या बाई करेंगे या एज ए डोनेशन लेंगे। तो आई डोंट सी ए मेजर डिफरेंस इन दिस रिगार्ड। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपका भूल गया जो आप पूछ रहे थे। नहीं, मैं इसमें अभी यही बात कर रहा था आपसे कि ये जो सीपैक है ये इसे सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है ना जी, कि ये सिर्फ डेट्स ही हैं बस? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पे बिल्ट हो रहा है, वो जो सिटीज बना रहे हैं, बिजनेस हब बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं और गोडैम बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो ऑलरेडी आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मेन यूजर उसके वही होंगे इन नियर फ्यूचर, चाहे वो ग्वादर से जाएं मिडिल ईस्ट में अपने ऑयल की परचेज के लिए या गैस की परचेज के लिए, या फिर वो अपनी रिलायंस कम करें दूसरे रूट्स के ऊपर, तो उसमें तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके मुल्क में ही आएंगे, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। इशू तो ये है ही नहीं ना, इशू ये है कि अब राइट नाउ द इशू इज दैट जो पैसे हम उनसे ले रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रांसफर के लिए या इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्ड के लिए, जो पैसे ले रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका हम लोग उनको किस्तें वापस क्यों नहीं कर रहे? और फिर अगर वो हमसे किस्तें मांग रहे हैं तो हमें बुरा लग रहा है। और क्या हम इसी तरह चलेंगे कि बार बार एक और मेरे ज़हन में आ गई बात, आप यू विल बी हैप्पी टू हियर। हमारे वो क्या कहते हैं पंजाबी में एक लफ्ज है जुगाड़ लगाना। तो हम लोग वो जब तक वो जुगाड़ लगाने से बाहर नहीं आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ ने कहा जी चन्योट में सोना निकल आया, वी विल ब्रेक द बैगिंग बॉल। वो पूरे चन्योट वाले बेचारे अपने आप को अरबपति समझना शुरू हो गए, बहुत सारे पाकिस्तान ये समझना शुरू हो गए कि शायद हम दुनिया के अमीर मुल्कों में चले जाएंगे। बाद में पता चला जी वो सोना तो इतना नीचे है कि उसको निकालने में ज्यादा पैसे लगेंगे बजाय इसके के सोने के, एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ दिस गोल्ड। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी वही जुगाड़ लगाया, इन्होंने कहा जी जैकपॉट लग गया। ठीक है, समंदर के अंदर हमने पता नहीं कितने तेल के कुएं जो हैं वो दरियाफ्त कर लिए, ब्लॉक दरियाफ्त कर लिए, हम लोग खुद कफील हो जाएंगे, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, वो तेल भी गायब हो गया, वो पेट्रोल भी गायब हो गया, पता ही नहीं। तो ये जो ट्रक, इसी तरह इन्होंने सी पैक को इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया है और इतना ज्यादा उसको इन्होंने लिंक कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी के साथ कि वो उसको इन्होंने अब प्रॉब्लम ये है कि वो चिकन्स हैव कम होम टू रोस्ट, अब ये खुद उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे बेचारे। ठीक है, इसको इन्होंने लाइफ लाइन बना दी थी कि जी ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और ये बाय द वे अब जो इसके, मैं एक बात है, वैसे मेरे कुछ कुलीग हैं वो शायद नाराज भी हो जाएं, जो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो उसके चेयरमैन बने हुए हैं सी पैक के या उसके कर्ता धरते हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों में। तो दैट शुड बी सफिशिएंट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ रूलिंग एलीट गल्ला ना करो मरवाया जे ना। अच्छा ठीक है, सानू पता है तुसी कितने जान रहे हो, तुसी गलत पासे चल रहे हो ते गलत रामा च टुर पे हो। तो डॉक्टर साहब यहीं पे मैं इस बात को जो है ना कंक्लूड करूंगा। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि ऑब्वियसली इसके फायदे भी हैं, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की जो चीजें हैं उसको किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो जुगाड़ की हम बात करते हैं, और वो जो आपने शुरू में कहा ना कि हमें ये जो फ्री की आदत पड़ी हुई है कि बस सऊदी अरब से मिडिल ईस्ट हर जगह से लोन आ गया होना, क्या होन नहीं को हथ लाना सानू तुसा, ठीक है ना, जितना मर्जी लोन इस्तेमाल करिए और बाद में जाके माफ करा लेंगे। ये बेसिकली लीडरशिप पूरी कौम को बदनाम करवाती है जाके। हमें तो नहीं पता, सी तो बच्चे सा
असां वेख्या तो सानू पता लगा अक्सर मेरे जेहन में डॉक्टर साहब एक सवाल आता है, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, यार ये सारे लोग मिलके हमें यहाँ पे ले आए। मतलब मैं सवाल सोचता हूँ कि ये सारे लोग जो रूल कर रहे थे, ये हमें मिलके हमें यहाँ पे ले आए जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं। दैट इज द पॉइंट। हमारा कौन अच्छा था कौन बुरा था मैं उस पर नहीं जाता, अच्छा कौन था बुरा कौन था, सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 75 साल में हम कहां से शुरू हुए और ये हमें कहां ले आए हैं। ये बस इतनी सी कहानी है। अगू तशरीह आप कर लो। अच्छा, ये इंटरव्यू चल रहा है अभी कि हमारा इसमें कोई चल ब्रेक रहा आ है। मैं थोड़ी इसमें इंटरेस्टिंग टच लेके आया हूं। आपने कहा सीमा इधर फ्री हो गया, लगता है इंटरव्यू बंद हो गया। आप वैसे भी जट बिरादरी से हैं और जब तक आप उसमें पंजाबी का तड़का ना लगाएं तो वो मजा ही नहीं आता उसका बात का। मेरा ख्याल काफी सारे इंडियन हमारे दोस्त पंजाबी भी जानते हैं। तो एनीवे देखें, एक आखिरी में मिसाल आपको, आपकी बात ही से एक मिसाल याद आ गई थी। देखें चीमा साहब, इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स की जो लाहौर में मेट्रो ट्रेन बनाई है, ठीक है। मतलब हम बड़े प्रो मुस्लिम लीग नून रहे हैं किसी दौर में, फिर बड़े प्रो पीटीआई भी रहे हैं। एनीवे अब जो इसने देखें, हमारा मजाज जो है अलीट का वो ये है कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर एक मेट्रो ट्रेन पे लगा दिए हैं, जबकि लाहौर की आधी आबादी, कम से कम आधी आबादी या थोड़ी सी आधी से कम होगी, हाइपेटाइटिस ABC में मुब्तला है। घरों में नलकों में गंदा पानी आता है गटर का, ठीक है। आपकी सीवरेज सिस्टम जो है वो इतना ऑब्सोलीट हो चुका है, इतना रिडेंडेंट हो चुका है, लेकिन नोबडी इवन टॉक अबाउट इट। और आई एम सॉरी टू से मीडिया के लोग, मुझे सबसे ज्यादा शिकायत मीडिया, क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक भी रह चुका है, मैं दी नेशन में 1 साल एक रिपोर्टर के तौर पर काम भी कर चुका हूं, उमर चीमा के साथ हम लोग कोलीग थे। हम मीडिया के ऊपर आप बार बार फरदौस आशिक अवान की बातें कर रहे हैं या हनीफ अब्बासी की बातें हो रही हैं, शेख रशीद को मुझे और एक दफा काशिफ अब्बासी इज वन ऑफ माय आइडियल्स बेसिकली, लेकिन किसी ने पूछा कि जी आप दूसरे इश्यू पे क्यों नहीं बात करते, वो कहता है मैं पॉलिटिकल बीट का बंदा हूं। दैट्स फाइन, आप पॉलिटिकल बीट के बंदे हैं, लेकिन क्या आप पानी नहीं पीते? क्या आपका ताल्लुक नहीं है लोगों के साथ? क्या आप गुर्बत गरीब आपका मसला नहीं है? तो ये जाते नहीं है, फील्ड में नहीं जाते, फील्ड में जाके ये काम नहीं करते, ये देखते नहीं है कि लोगों की जिंदगी कितनी मिजरेबल हो गई है। गंदा पानी है हर तरफ, साफ पानी जो आप नहीं दे सकते। मेट्रो ट्रेन का क्या आपने करना है अगर आप साफ पानी नहीं दे रहे? यहां जापान में कोई, मैं इंग्लैंड में 7-8 साल रहा हूं, मैंने किसी को भी फिल्टर वाटर बॉटल, वो जो मिनरल बॉटल्स होती, किसी को यूज करते ही नहीं देखा। एवरीबॉडी ड्रिंक्स फ्रॉम द टैब एंड द सेम इज इन जापान। यहां पे स्टेट ओन करती है, यहां पे स्टेट ओन करती है। वहां पे तो मैंने बताया ना आपको, मादर पिदर आजाद है। मेरा ख्याल है आखिरी बात मैं करके आपसे बंद करूंगा, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल सकता है। ये बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन बेसिकली, क्योंकि हमने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड वी फेल्ड इन ईच एंड एवरी वन। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप सिस्टम ले आए मलक रियाज वर्सेस बारबरोसा। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप कहेंगे ये बारबरोसा कौन था? ये आपने सुना होगा, आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हैं। ये एक पायरेट था, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, मेरे ज़हन से निकल गया। तो ये पायरेट था मेडिटेरेनियन में, तो इसने उधम मचाया हुआ था। He created havoc for the Ottoman Empire. ये उनकी नेवी को कहीं मूव ही नहीं करने देता था, पायरेट था। तो ऑटोमन का सुल्तान तंग आ गया, उसने तंग आके अपने जो कमांडर्स थे उन्हें कहा कि मेरी इसके साथ मीटिंग कराओ। तो उसके साथ उसकी मीटिंग हुई, तो उसने कहा कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि वैसे तो तुम कंट्रोल में आ नहीं रहे। तो उसने कहा जी मेरा तो प्रोफेशन ही यही है, आई एम ए पायरेट, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम ऑटोमन की जो नेवी है ना उसके कैप्टन हो, जो कैप्टन का मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ऑटोमन के सुल्तान ने बारबरोसा को कैप्टन बना दिया ऑटोमन की नेवी का, और उसके बाद ऑटोमन की नेवी ने पूरे मेडिटेरेनियन में यूरोपियन नेवीज की मत मार के रख दी। अच्छा, आपको चाहिए आपको इमरान खान नहीं चाहिए,
आपको चाहिए बारबरोसा। अब बारबरोसा कौन है? वो है मलक रियाज। कैसे? मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दे रहा हूं। I'm a political scientist and students of political scientists even then। इसलिए कि मलक रियाज ने एक दफा ऑफर की थी, आपको याद होगा, उसने कहा था मुझे 2 साल दे दो, अगर मैंने पाकिस्तान को डेवलप्ड कंट्री ना बना दिया या पेरिस ना बना दिया, आप मुझे चौराहे में फांसी पे लटका दें। यार इससे बेहतर आपको कौन ऑफर दे सकता है? और याद रखें, ईमानदार बंदा आपको नहीं चाहिए पाकिस्तान में, आपको वो बंदा चाहिए जिसको बेईमानी का पता है और वो बेईमानी करता रहे, जो सिस्टम को जानता है अंदर से। ये इमरान खान बेचारा, इसको क्या पता था? ये आ गया ना कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में 2011 के जलसे के बाद, ठीक है, और फंस गया उसमें आके, कुछ नहीं हो पा रहा, नैब नहीं संभाली जा रही, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं हो रही, ठीक है, तब्दीली आ रही है, आ नहीं रही, आ रही है, कहां आ रही है, खुद जाने वाला हो गया ये। तो इससे तो कोई भी सेक्टर नहीं संभला, इसलिए कि ये बात भरोसा नहीं है। सही कह रहे हैं। तो मेरा ये आखिरी एक, इट्स अ वेरी वाइल्ड आइडिया कि बेसिकली मलक रियाज, याद रखें, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट थीफ इन पाकिस्तान। That's exactly what you need. He's a daring. He has the courage to accept कि उसने डिसऑनेस्टी की है, वो 2 नंबरी करके काम करवाता है, because he understands the system and he's the most honest thief in Pakistan, and that's what you need. You don't need Imran Khan to be honest person. Chima sahab, that was on the lighter note, by the way. हाँ, नहीं, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन, और बड़ा मजा आया मुझे, पर्सनली बड़ा मजा आया। मतलब forget what the viewers will talk, forget what the viewers will talk, और क्या वो जो देखेंगे या क्या उनका क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर आइडियाज एंड फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो एक दो दूसरे दोस्तों को भी ले लीजिएगा ऑनलाइन, जो इस टॉपिक पे बोलते हैं, तो जरा अच्छी डिस्कशन हो जाएगी, इंटरैक्टिव। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।